नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप में से किसी महिला को नली के अंदर ब्लॉकेज की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज, जिसे हम कहते हैं कि नली में ब्लॉकेज आ गई है, उसको बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक किया जा सकता है, होम्योपैथी आपकी कैसे मदद करेगी और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होती क्यों है, क्या कारण है, कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या पेशेंट में देखने को मिलेंगे फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के, और साथ ही साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो बिना देरी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। नली के अंदर ब्लॉकेज क्या है, इसका मतलब, ठीक है। देखिए, आप इतना तो समझ ही गए होंगे, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं और वीडियोस देखते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ पर महिला का अंडा और पुरुष का स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो वहाँ पर जो अंडा है वो स्पर्म से मिल नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होगी। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का मतलब है कि आपके नली के अंदर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज होना, किसी भी कारण से कोई अगर ब्लॉकेज होती है और अंडा और स्पर्म वहाँ पर मिल नहीं पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, उस कंडीशन के अंदर इनफर्टिलिटी होती है, तो ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से होती है। तो आई होप कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आपको क्लियर होगा कि क्या है और क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। और इनफर्टिलिटी इसमें ज़्यादातर महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना ऑपरेशन के कैसे आप होम्योपैथिकली इसको ठीक कर सकते हैं। 30% से भी ज़्यादा महिलाओं में जो कि इनफर्टिलिटी की शिकार हैं, उनके अंदर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज एक मेजर कारण देखा गया है। और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को अलग अलग नाम से भी आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ट्यूबल ऑक्लूजन या फिर ट्यूबल डिजीज या फिर ट्यूबल इनफर्टिलिटी। करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के क्या मेजर कारण हैं, कॉजेज क्या हैं, किन कारणों की वजह से किसी भी महिला में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि अगर किसी भी महिला को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID हुआ है तो उन केसेस के अंदर फ्यूचर में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। PID अक्सर महिलाओं में देखा गया है, उनको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, STD और गोनोरिया या क्लेमाइडिया से उनको इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि एक स्कार रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब, अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई स्कार रह जाता है तो आपके केस में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसके नाम में ही इन्फ्लेमेशन है, तो आपके फैलोपियन ट्यूब्स के अराउंड में अगर इन्फ्लेमेशन आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो स्कार रहने के चांसेस बढ़ते हैं और जहां स्कार आता है वहां पे ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगला कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन है जिसके अंदर जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, वो लाइनिंग यूट्रस से बाहर स्प्रेड हो जाती है। जो यूट्रस के अंदर है वो तो महीने के दौरान शेड कर जाती है, लेकिन जो बाहर है, यूट्रस के बाहर वाले हिस्से के अंदर वो लाइनिंग है और वो शेड नहीं कर पाती, उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और ये एंडोमेट्रियोसिस इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और इसकी वजह से भी स्कार रह सकता है फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज का चांस बढ़ जाता है। तो दूसरा कारण हमारा एंडोमेट्रियोसिस है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की तरफ।
अगर किसी महिला को यूट्राइन फाइब्रॉइड की हिस्ट्री रही है और उन्होंने सर्जिकल इंटरवेंशन से वो रिमूव कराए हैं, उस केस में भी कुछ स्कार रह सकता है जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ सकती है। और सर्जरी के दौरान ऐसा है कि अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है तो आप सोच रहे होंगे कि फैलोपियन ट्यूब में कैसे स्कार रहेगा, क्योंकि रिमूवल तो यूट्रस से हुआ है। सर्जरी के दौरान अगर कोई स्कार आपका फाइब्रॉइड को रिमूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में कोई इंजरी हो जाती है या स्क्रैपिंग के दौरान फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ स्कार पड़ जाता है, उस कंडीशन में ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो। ठीक है। नेक्स्ट कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जब प्रेगनेंसी आपका जो अंडा है वो स्पर्म से मिलने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन भी फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, उस चीज़ को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कि जिस कंडीशन में जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ये कंडीशन अगर वो जो अंडा इम्प्लांट हो चुका है फर्टिलाइज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में, अगर वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसलिए अक्सर जैसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है तुरंत सर्जरी की सलाह दी जाती है ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग रिमूव किया जा सके और आपका फैलोपियन ट्यूब को रप्चर होने से बचाया जा सके। तो ऐसे केस में जब सर्जरी हुई एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए, तब भी स्कार छूट जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो फ्यूचर में ऐसे केसेस में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज डेवलप हो सकती है स्कार की वजह से। तो अब तक ये आपने 4 कारण जो सुने, वो सारे कारण फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की तरफ जाते हैं स्कारिंग की वजह से। ठीक है। अभी एक कारण और है जिसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज देखी गई है। उसके अंदर क्या होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसैल्पिंग्स। इस हाइड्रोसैल्पिंग्स कंडीशन के अंदर जो ब्लॉकेज है उसका कारण स्कार नहीं होता, उसका कारण होता है फ्लूइड। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और अंडा निकल के बाहर आके स्पर्म के साथ नहीं मिल पाता। फ्लूइड की वजह से ब्लॉकेज होना हाइड्रोसैल्पिंग्स कंडीशन में होता है। ठीक है। तो ये 5 मेजर कंडीशंस हैं जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज देखी जा सकती है। तो अभी तक हमने बात करी कि व्हाट इज़ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। सेकंड हमने बात किया कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। अब थर्डली हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। देखिए, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के अंदर सबसे मेजर सिम्टम ये है कि इनफर्टिलिटी पेशेंट को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत रेयर है कि कोई साइन एंड सिम्टम दिखे। इसलिए आप अगर किसी भी फीमेल से पूछेंगे कि उनको क्या दिक्कत है, तो जनरली कोई सिम्टम मिलता नहीं है एक्सेप्ट इनफर्टिलिटी के। लेकिन जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, आपका PID हो गया, उन केसेस में आपको सिम्टम्स मिलते हैं। पेनफुल लोअर एब्डोमिनल रीजन रहता है फीमेल का, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है मेंसेस के दौरान, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस रहते हैं। तो ये सिम्टम्स आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में मिलेंगे, जैसे PID हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया। बट आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के अंदर ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिलता है। उसमें केवल इनफर्टिलिटी ही, लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी के अंदर जब आप डायग्नोसिस में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि भाई इनफर्टिलिटी का कारण फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। अब इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि कैसे डायग्नोस करते हैं हम एज अ डॉक्टर कि इस पेशेंट को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। देखिए, डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट हम कराते हैं, उस टेस्ट का नाम है HSG टेस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम। तो इस टेस्ट के अंदर अक्सर क्या किया जाता है, जब भी फीमेल को हम ये टेस्ट लिखते हैं और वो टेस्ट कराने जाती हैं, तो इस टेस्ट के प्रोसीजर के अंदर डॉक्टर जो है एक सॉल्यूशन को यूट्रस के अंदर फिल करते हैं, उसको हम डाई बोलते हैं, ताकि एक कंट्रास्ट क्रिएट हो सके। और फिर एक एक्सरे के माध्यम से ये देखा जाता है कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या
कोई ब्लॉकेज है या नहीं, कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है जो नॉर्मल आपकी एनाटॉमी से हटके है। तो इस टेस्ट के अंदर डाई यूज़ की जाती है और इस टेस्ट को हम HSG टेस्ट बोलते हैं। अगर इसमें डॉक्टर को लगता है कि हाँ मुझे दिख रहा है कि कंट्रास्ट देखने के बाद कि फैलोपियन ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज है, तो फर्दर इसके अंदर जो हम डायग्नोसिस के लिए बोलते हैं वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के अंदर ये देखा जाता है कि ब्लॉकेज कितनी है, कितनी ज़्यादा ब्लॉकेज है, कितनी कम ब्लॉकेज है, वो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से देखा जाता है। उसके बाद होम्योपैथिकली बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके उस स्कार को डिसॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन फ्लूइड अगर है तो फ्लूइड के केस में वो आपके केस टू केस डिफर करता है कि कितना % फ्लूइड होम्योपैथिकली आपका डिसॉल्व हो पाएगा। बट स्कार के जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं होम्योपैथी से, नेचुरली स्कार रिमूव हो जाता है, प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर आपके फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के पीछे स्कारिंग एक इशू है तो वो चीज़ होम्योपैथिकली ट्रीटेबल होती है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्दर होम्योपैथी के अंदर क्या क्या मेडिसिन्स अवेलेबल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं, आपके इनफर्टिलिटी का कारण ही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है और उसमें स्कारिंग आपका निकल के आया है डायग्नोसिस पे, लेकिन आपका फ्लूइड वाला केस नहीं है, तो आप कंसल्टेशन बुक करके अपना फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को बिना ऑपरेशन के भी होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है @DRRETIKA Dr. रितिका शर्मा, और यूट्यूब पे भी मेरा @Dr. रितिका शर्मा इस आपको आईडी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेल्दी रहिए और चैनल को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। नमस्कार।